हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी वंस अगेन। हम करंट अफेयर्स के सेशन में चल रहे हैं। करंट अफेयर्स करते जा रहे हैं पास्ट 1 ईयर्स के, और हम पॉलिटी का करंट अफेयर्स अभी लेकर के बढ़ रहे हैं आगे। आज हमारा लेक्चर 13 है। लेक्चर 9 तक में हमने किया है इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, और अब हम चल रहे हैं लेक्चर 10 से पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स है आपका बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही काम का करंट अफेयर्स है, और ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मेंस में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में भाई तो हमें पता है कि ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फैक्चुअल करंट अफेयर से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स आपके रैंक इंप्रूव करने के लिए यूज नहीं होते हैं, तो आपको मेंस में अच्छा आंसर्स भी लिखना होगा। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल अपने आंसर्स में देना होगा, जिसके लिए आपको चाहिए करंट अफेयर्स का डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये मैं हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स। मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स लिए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए हैं मेंस के भी, कि किस तरह से आंसर हमें लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अन अकेडमी का लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल। इसमें बिहार एग्जाम्स, बिहार में होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आपका एम भी है कि आप बिहार के कोई एग्जाम को क्रैक करें तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जो यहाँ पर एग्जाम को फोकस में रखा हूँ, जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है बीपीएससी। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम है बीपीएससी, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करें क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पता लगेगा कि कौन से एजुकेटर का लाइव क्लास कब आ रहा है। और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको डाउट पूछेंगे, जब भी आप कमेंट में पूछ पाएंगे, आपको डाउट उसी समय क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपका डाउट उसी समय क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट में डायरेक्ट चैट के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे डाउट, और हम उसी समय डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूट्यूब चैनल का बात। हमारा एक और जगह प्रेजेंस है, वो है एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप पे। वो कौन सा ऐप हम ने यूज करना है? अन अकेडमी, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप, अन अकेडमी लर्निंग ऐप यूज करना है हमें। ठीक है, इसमें आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी। पहला है स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री है। ठीक है, फ्री लिंक है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना है, ये आप अटेंड कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस। लेकिन कुछ जो चार्जेबल क्लासेस है वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही एक्सेस मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो इस तरह से हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के एक तो हो गया कि आपका जो कोर्स वीडियो है वो एक्सेसिबल होगा। दूसरा, आपको वहां पर भी डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारे के सारे कोर्सेज सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको कभी भी ये ना लगे कि अभी हमने ये नहीं पढ़ा है इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा है। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट का लैकिंग हो रहा है। ठीक है, और चैप्टर सभी के सभी जो पढ़ाए जाएंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया जाएगा और आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए, टफ पूछा जाए, इजी पूछा जाए, वो आपसे आराम से बन पाएगा। ठीक है, वहां पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, और वहां इसके रिजल्ट्स के बाद आपको पता लग जाएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपको कहाँ किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जो भी एजुकेटर्स वहां पर अवेलेबल हैं उनके सभी रिकॉर्डेड प्लस आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपने बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बीपीएससी के अंदर जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी के क्लासेस आप फ्रीली अटेंड कर पाएंगे। उनके रिकॉर्डेड हो लेसन्स और लाइव क्लासेस दोनों में आप इनरोल हो पाएंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो बीपीएससी में पढ़ाते हैं, इनसे भी पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। फिर बीपीएससी में जितने भी रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स,
करंट अफेयर्स सबके सब के लिए हमने पहले से कोर्सेज कुछ बना करके रखी है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो। उसके बाद अब फाइनल चीज मैं बताता हूं कि क्या है प्राइसिंग। प्राइसिंग है एक मंथ का आपको 1600 देना है, उसी तरह से 12 मंथ और 24 मंथ का है 8800 और 24 मंथ का है आपका 12,800 रुपीज। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे तो देखिए पर मंथ कॉस्ट जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे आपने मंथ इंक्रीज किया वैसे वैसे कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो 12 मंथ और 24 मंथ का कॉस्ट है, ये पर मंथ कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है 733 और 533। ठीक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 12 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन ले या फिर 24 मंथ का, क्योंकि इसमें पहला तो आपको इकोनॉमिकल ये पड़ रहा है बहुत ज्यादा, दूसरा पड़ता है आपको कि यहाँ पर आपको सफिशियंट टाइम मिलता है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस के साथ आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई हमारा एमआरपी है ये। ठीक है, एमआरपी, तो एमआरपी पे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आपने इस कोड को यूज किया तो। आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% का सीधा डिस्काउंट होगा और ये 12,000 हो जाएगा आपका कन्वर्ट होके 11,500 में। ठीक है, तो आप इस कोड को ना भूले AP001, इस कोड का यूज आपको करना है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो, या फिर आपके कोई फ्रेंड ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो उन्हें एडवाइस दीजिए कि आप इसका यूज करिए। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा नया सब्सक्रिप्शन आया है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भाई क्या है, ये क्या नया ला रहा है भाई, तो इसमें आपको एक आपका पर्सनल कोच मिल जाएगा। पर्सनल कोच होने से आपको फायदा ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमेशा ये आपको रेगुलरली गाइड करेगा। ठीक है, आपका फ्रेंड होगा ये, ठीक है, दोस्त होगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। आपको ये एक स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा जिसे आपको फॉलो करना है, कोच आपको वो फॉलो कराएगा। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर का टेस्ट सीरीज निकलता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, प्रॉपर आंसर नहीं रहता, क्या रहता है, मॉडल आंसर। मॉडल आंसर में होना क्या चाहिए कि जिस तरह से एग्जाम में लिखा जा रहा है वैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। मॉडल आंसर में क्या होता है, मॉडल आंसर आपको दे दिया जाता है 1500 वर्ड्स के अप्रॉक्स में मिलता है। ठीक है, अप्रॉक्स 1500 वर्ड्स। तो इसका क्या फायदा भाई, 1500 वर्ड्स एक आंसर में कभी नहीं लिखना होता है, मैक्सिमम मिनिमम लिखना होगा 150 वर्ड्स, मैक्सिमम आपको 350 वर्ड्स में आंसर लिख करके दे देना होता है। तो इतना कम लिखना है और आपको मॉडल आंसर इतना का मिल रहा है, ये तो बहुत प्रोपोर्शनेट नहीं दिख रहा है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे इसमें क्या छांट करके लिखे, उससे बढ़िया आप किताब दोबारा से पढ़ ले। ठीक है, तो ये जो मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा तो आपको सिखाया जाएगा कि कम वर्ड में कैसे लिखना है अच्छा आंसर। ठीक है, उसके बाद आप इसका कॉस्टिंग देख लीजिए, ये स्टार्ट होता है 4,100 रुपीज पर मंथ से। अगर आपने यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जरूर से लीजिए, इसमें आपको स्टार फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा, मृणाल पटेल सर है, सिद्धार्थ अरोड़ा सर है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का हमारा कॉस्ट स्टार्ट होता है 70,000 रुपीज से। ठीक है, और 3 साल का ले रहे हैं अगर आप तो 1,40,000 का आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होगा। और इस पे भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप AP001 को यूज करना ना भूले, 10% का डिस्काउंट है भाई। 10% डिस्काउंट मतलब इसमें सीधा 7,000 का सेविंग, और इसे अगर आपने लिया तो भाई 14,000 का सेविंग, बहुत बड़ा सेविंग है ये। ठीक है, चलिए एक और बात मैं बता दूं, ये AP001 जो है ये यूनिवर्सल कोड है, जितने भी सब्सक्रिप्शन हमारे अनअकैडमी पे अवेलेबल है सबके सब में ये 10% डिस्काउंट आपको फ्लैट दिलाएगा। IIT का लीजिए, यूपीएससी का लीजिए, रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम, या फिर स्टेट पीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, एलपीएससी, जो भी लेना है ले लीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए आज का 13th सेशन है वो करंट अफेयर्स का, वो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट से है ये। तो पहला है हमारा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस हमारे न्यूज में क्यों आया, तो ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अभी आया है कोविड के चक्कर में। कोविड के चक्कर में क्यों आ गया, कोविड जो है वो एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक के समय क्या होता है, बहुत लोग का डेथ होता है। ठीक है,
तो उस केस में हॉस्पिटल में हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर वायलेंस हो सकता है ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो उस वायलेंस से डील करने के लिए हमें एक स्ट्रांग लॉ का जरूरत है। और लॉ कैसे आया, तो इस एक्ट को हमने अमेंड कर दिया ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, इस एक्ट को हमने अमेंड किया ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो ये ऑर्डिनेंस होता क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक तरह का लॉ ही होता है जो पार्लियामेंट नहीं बनाता है, वो प्रोमलगेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, जिस समय लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं रहता, उसका बैठक नहीं होता है, और उस ऑर्डिनेंस को लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है वो, एपिडेमिक आ गया हमारा कोविड। ठीक है, इस समय बहुत जरूरी है हमें इस तरह का एक्ट लाना, क्योंकि हमने पिछले साल देखा बहुत सारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बहुत वायलेंस हुआ था, कुछ कुछ हुआ था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इंजर्ड हुए थे। तो ये जो एपिडेमिक होगा तो उस तरह का इंसिडेंस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। तो उससे डील करने के लिए हमें चाहिए तुरंत एक अच्छा लॉ हो, क्योंकि एपिडेमिक तो वेट नहीं करेगा ना, वो तो सब सब जगह डेथ फैलाना शुरू कर देगा। एपिडेमिक में बहुत डेथ होता है। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें उस एक्ट का जरूरत था। और चूंकि लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ भाई अब ऐसा समय आ गया कि हमें इस तरह के ऑर्डिनेंस को पास करना होगा। तो उसे पास कर दिया गया, ऑर्डिनेंस बन गया। अब ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अगर प्रेसिडेंट को करना है तो वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 123। और अगर गवर्नर करता है तो उसका प्रोविजन कहाँ है, आर्टिकल 213 में। ठीक है, ये हमने पता कर लिया कि कहां पे आर्टिकल में लिखा हुआ है। और देख लो भाई ऑर्डिनेंस का क्या लाइफ पीरियड होता है। तो एक एग्जांपल मैं दूंगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, कब तक रहता है। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक फ्रॉम री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो 6 वीक लिख रहा है ना, ये 6 वीक आपको ध्यान में रखना है कि ये 6 वीक ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम नहीं है, 6 वीक नहीं है। ऑर्डिनेंस अगर 1 अप्रैल 2020 को पास होकर के आया और नेक्स्ट पार्लियामेंट जो बैठ रहा है वो मान लो कि 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2020 को बैठा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये इस बीच तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट नहीं आएगा तब तक ऑर्डिनेंस का काम चलेगा। ऑर्डिनेंस जो ला रहा है, कौन ला रहा है, एग्जीक्यूटिव्स ला रहे हैं। ऑर्डिनेंस काम कैसा कर रहा है, लॉ के जैसा। तो ऑर्डिनेंस का जो क्षेत्र है वो तो लेजिस्लेचर का है, उसमें एग्जीक्यूटिव घुस करके काम किया। तो जब लेजिस्लेचर बैठेगा तो वो देखेगा कि हाँ एग्जीक्यूटिव ने जो ऑर्डिनेंस लाया वो लॉ के लायक है या नहीं है। ठीक है, तो जब तक वो बैठेगा नहीं तब तक तो वो ऑर्डिनेंस काम करेगा। ठीक है, वो नॉर्मल चलते रहेगा। लेकिन जिस दिन ये बैठ गया ना, ये 20 अगस्त को अगर बैठा, तो इस दिन से हम काउंट करेंगे 6 वीक्स। ठीक है, 6 वीक्स इस डेट से काउंट करेंगे। अगर इस 6 वीक में पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन नहीं दिया तो ये ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ डिसीजन आया, अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया, तो उस हिसाब से वो ऑर्डिनेंस रहेगा, लॉ बन जाएगा, या फिर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 6 वीक फ्रॉम द डे ऑफ री असेंबली है। ठीक है, ये री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, कहीं अगर आपने पढ़ लिया होगा कि 6 वीक ही होता है ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम, तो वो गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 123 पढ़ेंगे या फिर 213 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है फ्रॉम द डे ऑफ री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए इस ऑर्डिनेंस का क्या क्या प्रोविजंस है वो हम देख लेते हैं। तो प्रोविजन नंबर 1 है कि इसमें हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल का डेफिनेशन दिया गया। कौन कौन होंगे, तो जो भी पब्लिक सर्विस, एनी पब्लिक एंड क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हॉस्पिटल में आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर दिखते हैं, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिसिन वाले, ठीक है, वो सब के सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे। ठीक है,
उसके बाद कोई ऐसा पर्सन जो कि इस एक्ट के अंदर एम्पावर किया जाए कि वो भाई इस तरह के आउटब्रेक ऑफ डिजीज में कुछ मेजर ले सके। जैसे कोई ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसका कोई ऑफिसर को एम्पावर किया गया कि भाई तुम जाओ हॉस्पिटल में देख करके आओ कि कैसा क्वालिटी है। अब उस समय मान लो कोई हंगामा हो गया और इसे ही घेर करके पीट दिया गया, तो बेचारे ये क्या करेगा? ये तो गया था हॉस्पिटल का कंडीशन ठीक ठाक है या नहीं उसका इंस्पेक्ट करने, ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर वायलेंस हो गया, तो इसे भी कवर कर लिया गया। ठीक है, इसे भी कवर कर लिया गया इस एक्ट में, जो नया अमेंडमेंट आया कि जिसे भी एम्पावर किया जाएगा इस तरह की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, वो भी हम हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल में रखेंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा थ्रू ऑफिशियल गजट। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसे भी हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो पनिशमेंट क्या क्या मिलेगा। अगर इंजरी वायलेंस के दौरान हुआ किसी को, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल को, और वो ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे हाथ में छिल गया, मुंह पे चोट लग गया, वैसा टाइप का है, तो उसमें जेल होगा कितना दिन का? 3 महीना से लेके 5 साल तक का, और फाइन लगेगा 50,000 से लेके 2 लाख तक का। पनिशमेंट नंबर 1। पनिशमेंट नंबर 2, अगर इंजरी बहुत सीरियस हो जाता है, जैसे हाथ टूट गया, हाथ कट गया, या फिर मर गया कोई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? 6 महीना का सजा या फिर 7 साल का सजा, और फाइन 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसका ट्रायल ये सब कैसे होगा, तो इसमें जो भी इंक्वायरी और ट्रायल होगा ना, वो सबके सब 1 साल के अंदर में खत्म हो जाना है। ठीक है, कंक्लूड विद इन 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है? इफ इट इज नॉट कंक्लूडेड विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, जज मस्ट रिकॉर्ड द रीजन फॉर द डिले एंड एक्सटेंड द टाइम पीरियड। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है 1 साल के अंदर, तो जज को रीजन लिख करके दर्ज करना होगा। ठीक है, लिखित रीजन लिखना होगा उसकी, क्यों नहीं ये 1 साल के अंदर में कंप्लीट हुआ। और दूसरा बात, एक बार में अगर एक्सटेंड किया जाता है तो मात्र 6 मंथ ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल में अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसे 6 महीना तक करके हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी केस हम बीच में नहीं छोड़ सकते कि भाई 1 साल का टाइम खत्म हो गया, अब केस जहां रहने दो, अब बंद केस, वैसा नहीं होता है। ठीक है, जज उसमें रीजन लिखेगा कि क्यों नहीं हम पूरा कर पाए इस केस को, और 6 महीना का एक्सटेंशन दे देगा। ठीक है, उसके बाद इसका सबसे बड़ा चीज जो है कि बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर द ऑफेंस फॉल ऑन द गिल्टी। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है ना, उसे प्रूफ करना है कि तुमने कुछ नहीं किया। जैसे बाकी सब कानून में क्या होता है, एक चोर रहता है जिसने चोरी किया, और एक आदमी रहता है जिसका इसने चोरी किया। ठीक है, तो ये अगर केस किया, इसके ऊपर केस किया, तो इसको नहीं, इसको प्रूफ करना होता है कि इसने चोरी किया है। ठीक है, ये थीफ है। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है, इसके ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये थीफ है, इसे प्रूफ करो। लेकिन अभी क्या होगा, अगर इसने कंप्लेन कर दिया, इसने कंप्लेन किया, तो ये थीफ के ऊपर होगा कि बताओ तुम कि तुम थीफ नहीं हो। अगर ये कुछ नहीं करता तो इसे थीफ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो शुरुआती में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, वो 1 महीना के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कोई भी अटैक हुआ, तो अटैक क्यों हुआ, किसने किया, वो तुरंत आप कंप्लीट करिए 1 महीना के अंदर में। ठीक है, टाइम फ्रेम इसमें अच्छे से बता दिया गया है, इसके कारण से ये लॉ बहुत इफिशियंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है? वक्फ प्रॉपर्टी होता है एक तरह का प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स में होता है। ठीक है, और वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल या इंटेंजिबल। ठीक है, वो मुस्लिम लोग दान देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीडी, जिसे जरूरत है उसका बेनिफिट हो सके उस प्रॉपर्टी से, इसलिए वो दान में दे देते हैं। ठीक है, अब ये चीज न्यूज में क्यों आया? क्योंकि पहला तो हमारा अयोध्या जो केस का सुनवाई हुआ, उसमें कुछ वक्फ प्रॉपर्टी का भी आया था। वक्फ बोर्ड को उसके मैनेजमेंट में रखा गया था, जो नया जमीन 5 एकड़ का दिया गया मॉस्क के लिए, उसमें वक्फ बोर्ड है। ठीक है, दूसरा चीज कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने बोला है
कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन सब का जियो टैगिंग कर दो। जियो टैगिंग मतलब एक बड़ा सा मैप रहेगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जहां जहां भी वक्फ प्रॉपर्टी है ना उसका जियो टैगिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला वक्फ प्रॉपर्टी है तो वहां पे किस तरह का डेवलपमेंट करना है ताकि उस वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा इफिशियंट यूज हो सके। ठीक है, अच्छे से उसे मैनेज कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से किया जा सके। ठीक है, ये चीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। अब वक्फ प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने बता दिया। मुस्लिम लोग अपना प्रॉपर्टी दान में देते हैं जिससे दूसरों का भला हो सके। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीडी। वक्फ जो है वो किसके द्वारा गवर्न होता है ये प्रॉपर्टी, तो वक्फ एक्ट 19 ये 55 होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। अब वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्न करने वाला कौन होता है, तो मुतावली एक होता है। मुतावली एक पर्सन होता है जो कि एज ए सुपरवाइजर काम करता है इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी वाला बोर्ड होता है वो एक तरह का ट्रस्ट होता है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर में आता है। ठीक है, ट्रस्ट। उसके बाद वक्फ बोर्ड जो होता है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन विथ पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड जो है इसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार होगा। वक्फ बोर्ड ही ओनर हो जाता है इस प्रॉपर्टी का। जैसे एक जमीन था, किसी ने दान दे दिया, किसी मुस्लिम ने दान दिया, तो ये वक्फ हो गया, वक्फ। तो अब इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके पास चला जाएगा, ये वक्फ बोर्ड के पास। तो वक्फ बोर्ड इसको किस तरह से यूज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ नीडी वो उसके ऊपर होगा। ठीक है, हर एक स्टेट में एक एक वक्फ बोर्ड होता है। ठीक है, हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा। अब एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है। ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो इस काउंसिल का मतलब क्या होगा, ये कैसे बना, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के अंदर तब बना होगा, तो ये वक्फ एक्ट 54 में 1954 में बनाया गया था एज ए एडवाइजरी बॉडी। उस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कब बना था ये फर्स्ट टाइम, तो 1964 में बना था ये। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये रहता है। फिर क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो इस काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कोई भी देश है, नेशन नंबर 1, नेशन नंबर 2, ए बी, तो कुछ पर्सन इसके होंगे जो आसपास अगर रह रहे होंगे, तो यहां पर आकर के बी का कोई एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, ए वाला यहां जाकर के यहां पर एक प्रॉपर्टी खरीद लिया। ठीक है, अब जब ये दोनों दोस्त थे तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों देश से सिटीजन जाते थे, दूसरे देश में प्रॉपर्टी खरीद के आ जाते थे। जैसे आप भी जानते होंगे कि इंडिया के बहुत सारे लोग यूएसए में प्रॉपर्टी होल्डर हैं। ठीक है, तो एक दूसरे देश में प्रॉपर्टी खरीदा जाता है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन इन केस अगर ए और बी दोनों के बीच में वॉर हो जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में वॉर हो जाता है, तो ये वाला पर्सन क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ कर देगा ताकि बी के देश को, बी वाला जो देश है उसमें ज्यादा हार्म हो, और ए वाला भी बोलेगा भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी है ना बी में, तो जाकर के उस प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा कर दो जिससे बी ये वॉर हार जाए। तो बी तो इस ए को आने नहीं देगा, इधर नहीं आने देगा। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, जब दो कंट्री वॉर में जाते हैं तो एक दूसरे के सिटीजन्स का जो भी प्रॉपर्टी उनके देश में रहता है उसे सीज कर लिया जाता है। ठीक है, और उसे बोला जाता है उस प्रॉपर्टी को एलियन प्रॉपर्टी। ठीक है, एलियन प्रॉपर्टी और इनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है। व्हेन नेशन गो टू वॉर दे ऑफन सीज द प्रॉपर्टी इन देयर कंट्रीज ऑफ द सिटीजन एंड कॉर्पोरेशन। सिर्फ सिटीजन्स का नहीं, कोई कंपनी है उसका भी वो प्रॉपर्टी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ द एनिमी कंट्री। द प्रॉपर्टी दैट आर सीज्ड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आर रेफर्ड टू एज एलियन प्रॉपर्टी और एनिमी प्रॉपर्टी। जो मैंने बताया, ए का आदमी अगर बी में प्रॉपर्टी रखा और ए और बी वॉर में है तो इसका ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, इंडिया में भी हुआ है वॉर, बहुत सारा इंडिया के का चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों वॉर में
इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज और पाकिस्तानी सिटीजन्स का प्रॉपर्टी को सीज कर लिया अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में पहले किया जाता था, फिर बाद में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। ठीक है, और 2017 में इसका अमेंडमेंट किया गया। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? तो जो भी एनिमी सब्जेक्ट होंगे ना, उनका डिफिनेशन था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में, लेकिन वो डेफिनेशन उनके सक्सेसर या लीगल हेयर को काउंट नहीं करता था। ठीक है, सिर्फ उसे काउंट करता था जो कि एनिमी कंट्री का सिटीजन हो। ठीक है, उसे सिर्फ काउंट करता था। लेकिन जो ये अमेंडमेंट आया ना, तो उसमें क्या किया गया, बोला गया कि जो भी एनिमी प्रॉपर्टी एक बार हो जाता है, ठीक है, एक बार अगर कोई बिल्डिंग एनिमी प्रॉपर्टी हो गया, तो भले ही वो किसी इंडियन सिटीजन के पास भी चला गया, तो भी वो एनिमी प्रॉपर्टी ही मानेंगे हम। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि होता क्या था, एक एग्जांपल इसका अच्छे से आप समझ लीजिए। इसका एक एग्जांपल आप देखिए क्या होता था। जैसे कि एक पर्सन है ये, ठीक है, एक पर्सन है, चाइनीज पर्सन है, चाइना का। ये आता है इंडिया में, इंडिया में आता है 1960s में। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदता है, बड़ा सा बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग खरीद लिया। अब बिल्डिंग खरीदने के बाद ये शादी कर लेता है। ठीक है, शादी किसके साथ करता है? एक इंडियन लेडी के साथ करता है, इंडियन लेडी के साथ शादी कर लेता है। ये है इंडियन। ठीक है, अब इन दोनों का होता है बच्चा। तो बच्चा जब इंडिया में हुआ तो ये भी हो जाएगा इंडियन। ठीक है, तो ये जब चला जाएगा वापस अपने घर चाइना, ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है, ये तो अभी इसके नाम पे था, लेकिन क्या किया, ये अपना प्रॉपर्टी किसके नाम कर दिया? इसके नाम कर दिया। तो अब ये प्रॉपर्टी हो गया क्या? इंडियन सिटीजन का हो गया ना, लेकिन ये था किसका? चाइनीज का। तो अगर इसे हमने एक बार एनिमी प्रॉपर्टी बोल दिया, एनिमी प्रॉपर्टी, तो ये हमेशा के लिए एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगा जब तक इसे सरकार खुद ना बेचती हो। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोग आते थे, जो जो एनिमी प्रॉपर्टी रखे हुए थे, वो तो बहुत बूढ़े हो गए। 71 में लास्ट वॉर हुआ था, उस समय का एनिमी प्रॉपर्टी जो सीज किया था वो था। अब वो लोग जो एनिमी थे वो बूढ़े हो गए, उनका बेटा बेटी लोग हो गया, पोता पोती हो गया। तो वो पोता पोती लोग जो थे वो इंडियन बन गए। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर हो गया उनका। तो अब तो उनका सारा प्रॉपर्टी उनके पोता पोती के पास है, अब वो है इंडियन। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? ठीक है, अब ये तो अब एनिमी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से हट जाएगा क्योंकि ये इंडियन सिटीजन के पास आ गया। लेकिन अभी का जो अमेंडमेंट है, 2017 में जो अमेंडमेंट आया, उसमें बोला गया कि नहीं, ये नहीं हटेगा। एनिमी प्रॉपर्टी जो एक बार बन गया वो रहेगा। उसमें हम लीगल हेयर और सक्सेसर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी जो है, उसे भी हम एनिमी में मानेंगे, एनिमी सब्जेक्ट ही मानेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी एनिमी आएगा इंडिया में, वो अपना खरीद करके अगर बेच भी देता है, सामान बेचना चाहेगा, तो उसे कोई खरीदेगा नहीं। तो एनिमी यहाँ पर हमारे कंट्री में ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा देश का सिक्योरिटी बना रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में एक कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ये एक बॉडी बनाई गई जिसका काम रहेगा सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी का काम करना। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी जितना भी रहेगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन यही करेगा। ठीक है, और एक दीपम करके एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था। तो इसका काम है, पहला काम तो भाई जो भी पीएसयूज हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना, डिसइन्वेस्टमेंट। और सेकेंड काम है इसका 100 करोड़ रुपीस का इनिमी प्रॉपर्टी को बेचना। इनिमी प्रॉपर्टी जो है हमारे कंट्री में 100 करोड़ का
उसे सेल करना, ये दो काम करता है। और ये कस्टोडियन जो है ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। उसके बाद ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कोई भी सिविल कोर्ट्स को या फिर कोई दूसरे अथॉरिटी को बार कर देता है, प्रोहिबिट करता है कि इस तरह के जो केसेस होंगे एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो तुम अपने कोर्ट में नहीं लेना। ठीक है। इससे क्या होगा, एनिमी लोग अगर बहुत सारे प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो हमारे जस्टिस सिस्टम को क्लॉग कर सकते हैं, ढेर सारा केसेस डाल देंगे और फिर जस्टिस उसी में उलझा रहेगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक नया सब्सक्रिप्शन है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको पर्सनल कोचेज मिलेंगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, आपको स्टडी प्लानर मिलेगा और सारे बेनिफिट प्लस के मिलेंगे। ठीक है। इसका कॉस्ट 70,000 पर ईयर से स्टार्ट होता है और आपको इसमें भी मिल जाएगा आप 10% का डिस्काउंट। अगर आपने AP001 कोड का यूज किया तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 70,000 पे आपको 7,000 का बचत होगा, 7,000 का सेविंग। ठीक है। और ये AP001 सारे के सारे कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन पे एप्लीकेबल है। ये 10% डिस्काउंट आपको थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म, थ्रू आउट द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दिला सकता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लीगल एंटिटी क्या है उसके ऊपर। ठीक है। लीगल एंटिटी क्या है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है वो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बोला कि जो सुखना लेक है ना चंडीगढ़ का, उसे हम लीगल पर्सन मानते हैं और चंडीगढ़ के जितने भी सिटीजन हैं उन्हें हम लोको पेरेंटिस मानते हैं। ठीक है। तो ये दो अलग तरह के वर्ड्स नए नए आए हैं जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर लीगल एंटिटी, कोई भी चीज अगर लीगल एंटिटी डिक्लेयर्ड हो जाता है तो उस थिंग के पास सेम लीगल राइट्स हो जाता है जो कि एक पर्सन का होता है इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ उस थिंग को एज अ ह्यूमन बीइंग मानने लगता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास जो जो राइट्स हैं वो सारे राइट्स उस थिंग के पास भी आ जाएंगे। ठीक है। इसीलिए अब सुखना लेक को तो लीगल पर्सन मान लिया गया है, तो उसको अगर कोई पॉल्यूट करता है तो उसका मतलब हम कोर्ट मानेगा कि वो हार्म कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि लेक तो अब लॉ के नजर में ह्यूमन बीइंग हो गया। अब उसे तुम गंदा कर रहे हो या फिर उसमें कचरा फेंक रहे हो तो उसका हार्म हो रहा है ना। जैसे तुम्हारे ही शरीर में कोई गंदा लिक्विड का इंजेक्शन दे दिया जाए तो तुम्हें दर्द होगा, बहुत ज्यादा होगा ना। तो उसी तरह से पॉल्यूशन अगर लेक को दिया जा रहा है, लेक में डाला जा रहा है, तो लॉ तो देखेगा कि पॉल्यूशन एज अ हार्म, हार्म हो रहा है लेक को, और लेक तो है ह्यूमन बीइंग उसके नजर में। तो ह्यूमन बीइंग को अगर हार्म कोई करता है तो उसे होता है पनिशमेंट। ठीक है। पनिशमेंट मिलता है। ठीक है। तो पनिशमेंट उस पर्सन को मिलेगा जिसने भी पॉल्यूशन फैलाया। ठीक है। उसके बाद कोई भी पर्सन जिसे हम लोको पेरेंटिस बोल देते हैं कि वो भाई लोको पेरेंटिस है, तो वो पर्सन जो होगा ना वो विल बी एबल टू स्यू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच एंटिटीज राइट। अब उस एंटिटी का राइट, जो भी लीगल एंटिटी होगा उसका राइट अगर वायलेट हो रहा है तो लोको पेरेंटिस जो होंगे वो उस थिंग के बिहाफ पे केस कर सकेंगे, क्योंकि वो थिंग तो खुद जाकर के केस नहीं ना कर सकता है। अब सुखना लेक जाएगा हाई कोर्ट में थोड़ी केस करने के लिए, तो उसके लिए कौन बन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो लोको पेरेंटिस जो जो डिक्लेयर्ड पर्सन होंगे वो सारे होंगे। ठीक है। तो लीगल एंटिटी के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम देख लेते हैं सुखना लेक के बारे में। तो सुखना लेक वॉज बिल्ट इन 1958 बाय ली कॉर्बूजियर, जो कि चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे। ठीक है। चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है, तो ये लेक जो है सुखना लेक बनाया गया, मतलब ये मैनमेड लेक है, मैनमेड लेक है सुखना लेक। कौन बनाया, ली कॉर्ब्यूजियर। ठीक है। लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स। शिवालिक है हमें पता है, पंजाब जो है कहाँ है, शिवालिक के पास है, तो वहां पे ये लोकेटेड है शिवालिक में। और इस तरह से बनाया गया है ना कि जो भी बारिश होती है तो उसका सारा पानी बह करके इसी लेक में आता है, रन ऑफ जो होता है वो सारा का सारा इस लेक में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये लेक के आसपास सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये लेक इतना अच्छा से बना है कि पानी का जब कंसंट्रेशन रहता है तो वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डेवलप हुआ है। अब आ जाओ लॉ कमीशन, नेक्स्ट है हमारा।
लॉ कमीशन, रिसेंटली क्या हुआ, 22nd लॉ कमीशन का गठन हुआ है। ठीक है, हर 3 साल पे ये गठित किया जाता है, 3 इयर्स पे, 3 साल के लिए ये गठित किया जाता है। अब अभी 2020 में हुआ है, तो ये कब तक चलेगा, 2023 तक। ठीक है, फिर 2023 में नया लॉ कमीशन बनेगा, वो 23rd लॉ कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो लॉ कमीशन क्या है, तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, ना ही इसके लिए कोई एक्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ एग्जीक्यूटिव एक्शन इसको फॉर्म करता है हर 3 ईयर, हर 3 साल में इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, तो पहला मेजर फंक्शन है लीगल रिफॉर्म करना, और दूसरा है कि एज अ एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दो काम करना है, लॉ का रिफॉर्म और दूसरा एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, जो कि कौन होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। यूजुअली है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही दोनों रहे, यूजुअली यही दोनों रहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। उसके 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, ये वाला जो है ना, उसको इंक्लूड करके 4। और कौन होता है, तो एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होता है। ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। यहाँ पर 4 मेंबर और हैं। ठीक है, तो 4+2, 4+2, उसके बाद 5 से ज्यादा नहीं रहेंगे कोई भी पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर भी रहते हैं, लेकिन उनका काउंट 5 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हमारा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो पहले हमें पता करना होगा नॉर्थ ईस्ट हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ये 8 स्टेट्स हैं हमारे, उन्हें हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स कौन से हैं, तो एक तो हो गया हमारा आसाम, ठीक है, ये मेघालय, ये असम, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा। ठीक है, ये 8 स्टेट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सिक्किम भी है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि जितना भी एलोकेशन होता है हमारे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए, उसमें से 30% जो होगा एलोकेशन, वो किसके लिए यूज होगा, उसका बजट, वो बजट यूज होगा डेवलपिंग डिप्राइव्ड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो डिप्राइव्ड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन सा है, तो ये वाला एरिया जो है, फिर ये वाला एरिया जो है। ठीक है, नागालैंड लगभग लगभग पूरा डिस्टर्ब्ड ही है, समझ लो। ये जो डार्क बॉर्डर में दिखा रहा हूं ना, ये सब एरिया जो है ना, ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चाइना का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यहाँ पे इंसर्जेंसी ज़्यादा होती है। अभी तो नागालैंड खेपलन और आई एम जो है, NSCM आई एम, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया है इस रीजन में, नागालैंड वाले रीजन में। ठीक है, तो ये सब जो है इंसर्जेंसी के कारण ये सब एरिया डेवलप नहीं हो पाए हैं अच्छे से। बाकी सब भी ऐसा नहीं है कि बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन ये एरिया जो है वो एकदम से डेवलप नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी होने के कारण। ठीक है, तो ये जो 30% ऑफ द बजट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होगा, वो इन्हीं एरिया में यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में आप जान लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत इसे बनाया गया था। ठीक है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट। ये 8 रीजन स्टेट मैंने बताया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, समझ गए? तो ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख लो। इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहेगा? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, होम मिनिस्टर रहेगा। फिर वाइस चेयरमैन कौन रहेगा? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर। ठीक है, डोनियर का मतलब डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका जो मिनिस्ट्री होगा उसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, उन्हें बनाया गया वाइस चेयरमैन। ठीक, उसके बाद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल 8 स्टेट्स। उसके बाद 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद ये मैंडेट, इसको एक और काम दिया गया है कि ये फंक्शन करेगा एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ईस्टर्न रीजन का रीजनल प्लानिंग बॉडी की तरह भी ये काम करेगा। ये ईस्टर्न रीजन वाला, ये रीजनल प्लानिंग बॉडी के बारे में एक बार थोड़ा और बता देता हूं। हमारे देश में इंडिया में ठीक है, इसे मान लो कि ये सटा हुआ है। ठीक है, हमारे इंडिया में साउथ ईस्टर्न, साउथ का रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है। ठीक है, समझ रहे हो? ये वेस्ट, साउथ, सेंटर, ईस्ट, नॉर्थ, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये हर एक रीजन एक रीजनल काउंसिल बनाता है। ठीक है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम पढ़ेंगे, रीजनल काउंसिल होता है ये एक एक। तो वैसे ही जो रीजनल काउंसिल इसे बोला गया ना रीजनल प्लानिंग बॉडी, तो इसका मतलब यही है कि हर एक जगह हमने देखा कि 5 रीजनल काउंसिल बॉडी है यहाँ, तो एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हमने अलग से बनाना पड़ता। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है पहले से ही, हमने उसे ही बोल दिया कि तुम ये काम कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है हमारा भुवन पंचायत। भुवन पंचायत क्या है? एक तरह का पोर्टल है जिसे डेवलप किया है इसरो ने, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो। इस पोर्टल को डेवलप किया है, किसके साथ मिलकर के इम्प्लीमेंट करेगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायत है, भुवन पंचायत है, तो ये समझ ले भाई कि भाई पंचायती राज मिनिस्ट्री तो इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसरो रहेगा। इसरो क्यों? क्योंकि ये भुवन है। ठीक है, तो भुवन का 2 मतलब होता है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो सकता है या फिर भुवन। ठीक है, भुवन मतलब धरती, तो धरती को देखने वाला भी हो सकता है, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी। तो अर्थ को देखेगा कौन? कहां से देख सकते हो अर्थ को? वो स्पेस से तुम देख सकते हो, तो स्पेस वाला ऑर्गेनाइजेशन एक रहेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ये जो भी पंचायती राज होगा, पंचायती राज का जो गवर्नेंस होगा उसमें ये एड करेगा। ये पंचायत का जो भुवन पंचायत पोर्टल है वो एड करेगा। कैसे? तो डेटाबेस का विजुअलाइजेशन करेगा। डेटाबेस आपके पास है बहुत सारा डेटा, तो उसको विजुअलाइज करेगा कि इससे क्या होगा, आपको बताएगा कि इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, फिर जो भी डेटा इसमें इनपुट आएगा उसका एनालिसिस करेगा ये, फिर ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद मॉडल बेस्ड प्रोडक्ट सर्विस फॉर बेनिफिट ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मेनली इसका काम है कि ग्राम पंचायत के पास जो भी रिसोर्सेज होंगी, जो भी डेटा होगा, उसको इस तरह से एनालाइज करके बनाना
ताकि पंचायती राज का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो ज्यादा अच्छा से हो सके। तो इससे होगा क्या, क्या करेगा ये, तो ये जो पोर्टल है ना, ये हाई रिजोल्यूशन डेटा का यूज करता है, रीसेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो रहते हैं उसका यूज करता है, उससे मैप जो आता है वो यूज करता है। तो उससे क्या होगा, जैसे कोई एक पंचायत का ये बाउंड्री है, तो पंचायत में यहाँ पर नदी तालाब है, इस जगह से नदी बहती है एक, ठीक है, यहाँ पर एक हाईवे है, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज को वो एनालाइज करेगा कि इस जगह हाईवे है तो घर यहाँ पे होना चाहिए, नदी के किनारे नहीं होगा, तो ये बताएगा यहाँ पर घर बनाओ, इस जगह पर खेत बनाओ, ठीक है, यहाँ पर बांध बनाओ, ठीक है, यहाँ पर मछली पालो। इस तरह का जो जो चीज है वो बता देगा भुवन पंचायत, ठीक है, क्योंकि उसके पास एरियल व्यू है कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, क्या एसेट ग्राम पंचायत में पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमें कि ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। ऑब्जर्वेटरी मतलब मैप का यूज करके अच्छा से प्लानिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाद पहला बार जो थीमेटिक मैप यूज हुआ है वो उसका स्केल बहुत अच्छा है, 1:10,000, मतलब 10,000 किलोमीटर्स को वो 1,000 किलोमीटर्स में चेंज कर देगा, ठीक है। पहले कितना था, 20 था, ठीक है, 20 था, 20 मतलब बहुत बड़ा एरिया को वो बहुत छोटे में कर दिया, तो उसमें हमें डिटेल्स नहीं पता चलता है, ठीक है। ज्यादा स्केल डाउन कर देने से डिटेल नहीं पता चलता है, जैसे अर्थ को आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि घर कहाँ पे, लेकिन वही नजदीक से देखेंगे तो पता लग जाएगा, हाँ ये इस मोहल्ला में, इस मोहल्ला में, ठीक है, समझ में आया। तो ये हाई रिजोल्यूशन डेटा गिवन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का जो जो सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, उसके द्वारा ये सारे के सारे इमेज हाई रेजोल्यूशन दिए जाते हैं, जिसका यूज करके भुवन पंचायत पंचायती राज को और इफिशियंट बनाएगा, ठीक है। ये नया है भुवन पंचायत वर्जन 3.0, इससे पहले 2 और पोर्टल आ चुके हैं, उसका ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, और एक बार और सुन लीजिए कि ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप जरूर से ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिल रहा है, ये किसी भी कोचिंग सेंटर में अभी तक नहीं है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है। पर्सनल कोच का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर अपने फ्रेंड्स से देख करके सीखते हैं, और अगर आपका पर्सनल कोच एक्सपीरियंस्ड होगा और वो आपका फ्रेंड भी बनता है तो आपको सर्टेनली बहुत बेनिफिट होगा। स्टडी प्लानर आप फॉलो करेंगे एकदम टाइमली पर्सनल कोच के होने के कारण, और वो आपको मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी करा देगा। प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखना है वो पता लगेगा, ठीक है। ये हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है, 69,500 से स्टार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 70,000 पर ईयर से, और ये 70,000 को आप 62,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप AP001 कोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना का बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर 7,000 से ज्यादा का बेनिफिट आपको हो रहा है, 7,000 का बेनिफिट। यहाँ अगर आप 3 साल का लेते हैं तो आपको 14,000 का बेनिफिट हो रहा है। 3 साल का यहाँ कॉस्ट है आपका 1.4 लाख, यहाँ पर आपको 1.2 लाख में मिल जा रहा है, ठीक है। वहीं आप दूसरे कोचिंग में जाएंगे तो वहां पर 1 साल के लिए ही लिया जाता है 1.5 लाख, जो यहाँ पर 3 साल के लिए लिया जा रहा है वो वहां पर 1 साल में ही आपसे ले लिया जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले ले, आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा जो कि आपको किसी दूसरे कोचिंग सेंटर्स में नहीं मिलने वाला, ठीक है। और एक बार और ध्यान में रखिए कि ये AP001 कोड है, ये यूनिवर्सल कोड है, आप जिस भी सब्सक्रिप्शन पे इसे डाल देंगे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, चाहे वो IIT का हो, नीट का हो, UPSC, SSC, बैंक एग्जाम, रेलवे, कोई भी स्टेट PSC, MPPSC, BPSC, CGPSC, GPSC, जो भी हो सब में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।